ज्ञान की देवी माँ शारदे, पवित्र ओम और यहाँ उपस्थित सर्व सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य जी, आचार्य बहनें और आचार्य और हमारे फूल के समान प्यारे बच्चे। आज फूल तो फूल ही होता है, कोई बात नहीं, हंसने की ज़रूरत नहीं है। हम तो फूल ही आप पाले हैं और जिस बगिया के फूल सुंदर होंगे वो बगिया भी मन मोहित होती है। इसलिए विद्यालय ही आपसे है, इसलिए हमको आपको ही देखना है। हम आपके लिए ही यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, हम आपको ही पाल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें आज मौका मिलता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्लोबल से में से आपने एक ग्लोब देखा होगा, सांसारिक ग्लोब देखा होगा, यानी ये संसार की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होता है गर्मी, यानी वायुमंडल के तापमान में निरंतर बढ़ती गर्मी। ये एक ग्लोबल वार्मिंग हमारी शब्द यूज किया गया है। और इस संस्था को चलाने वाली एक WMO हमारी है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था इसको देख रही है। क्योंकि हमारे जो पूरे दुनिया में हर एक काम देखने के लिए अलग अलग संस्था स्थापित की गई हैं, तो वो वर्ल्ड लेवल पर जो संस्था देख रही है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो आपकी WMO संस्था होती है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी एक हमारे भूमंडलीय ऊष्मीकरण, इसको भी हम कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यानी हमारे भूमंडल में बढ़ती गर्मी। और ये जो गर्मी है वो डिपेंड किस पर कर रही है? ग्रीन हाउस गैसेस पर कर रही है। ग्रीन हाउस गैसेस जिसके अंदर आपकी CO2 गैस, आपकी मीथेन गैस, आपकी NO2 गैस, आपकी जलवाष्प और आपकी CFC जिसे आप कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको पहले भी एक बार मेरे पास टॉपिक आया था इसका CFC यानी ओजोन डे, हम 16 सितंबर को जब मना रहे थे उस दिन मौका मिला था। शायद मेरे पास शब्द कम थे, मैं नहीं बोल पाया, कोई बात नहीं, ये तो शब्दों का भंडार है, क्योंकि बोलना भी एक शब्द है, क्योंकि जिसके पास शब्द होंगे बोलता भी वही है। हो सकता है मेरे पे एट ए टाइम वहाँ पर उस दिन बोलना पड़ा था, मैं CFC के बारे में नहीं पढ़ा पाया आपको, क्योंकि CFC मुझको पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर को विनाश कर रही है। ये सारी गैसेज जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो हमारे वायुमंडल के तापमान को निरंतर वृद्धि कर रही हैं। यानी हमारे वायुमंडल में जो ये जो आपकी CO2 गैस है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा जो योगदान है वो 60% है। यानी CO2 को आप ऐसा ना माने कि ये खतरनाक है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन ये समझें कि अगर CO2 नहीं होती हमारे वायुमंडल के अंदर तो हमारे ये पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपका कैसा हो जाता? घट जाता, जीरो हो जाता। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो आपका CO2 को कन्वर्ट कैसे करेंगे? और जब CO2 को वो लेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ पौधों का जो भोजन है वो हमारा क्या है? CO2 होता है, और उसको वह ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं कि श्वसन क्रिया में जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो वह CO2 ग्रहण करते हैं और बाकी के वह ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम दुश्मन बन के पेड़ पौधों के, दिन रात हम पेड़ों पर कटान कर रहे हैं। बड़े बड़े हम शहरें बसाते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, ऐसे जंगल हैं जिनको हम विश्व का फेफड़ा भी बोलते हैं, अमेजन जंगल। आपने देखा होगा, सुना भी है, मैंने तो देखा नहीं, खैर सुनाई है। वहाँ पर कई लाख वर्ग किलोमीटर तक वो वनस्पति ही वनस्पति हैं, तो वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वहीं से हो रहा है। हमारे केरल में भी एक केरल की जो घाटी है उसको भी आपका क्या बोलते हैं? भारत का फेफड़ा बोलते हैं। क्यों? वहाँ से वो ऑक्सीजन वहाँ से वह रिलीज हो रही है। तो कहने का मतलब है हमारे वायुमंडल में अगर बात करें परसेंटेज की, तो टोटल परसेंटेज जो होता है 0.03% CO2 गैस का होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिशत जो है अब बढ़कर 0.04% हो चुका है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निरंतर बढ़ोतरी होती ही है। ये हम एक शब्द यूज करते हैं ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस क्या है? ये ग्रीन हाउस जो शब्द सबसे पहले यूज किया था आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था, और वह किसके लिए यूज किया था? उन्होंने हरी सब्जियों के लिए यूज किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं उनको एक टेम्परेचर चाहिए,
और वो टेम्परेचर देखो, ठंडे स्थानों पर क्या होता है कि वहाँ पर साग सब्जियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ठंडा स्थान होता है। ग्रीन हाउस जो गैस CO2 जो गैस होती है वो एक गर्मी पैदा करने वाली गैस होती है। वो क्या होती है कि बाहर से जो ऊष्मा आती है वो अंदर आ जाती है और वह उस ऊष्मा को एक क्या कर लेती है, कवरिंग कर लेती है। जैसे कि आप एक चीज़ सोचें कि आपने कहीं कहीं अब ऐसा देखा होगा कि फसलों को उगा रहे हैं और एक झोंपड़ी सी बना देते हैं, है ना, और उसमें एक झोंपड़ी सी बनाने से क्या होता है कि वहाँ पर एक टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, जिस टेम्परेचर में वह फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। तो वहाँ पर एक CO2 यानी एक ग्रीन हाउस तैयार कर लिया गया। वहाँ से जो सूर्य की जो किरणें थी, और ग्रीन हाउस के लिए ऐसा नहीं कि जी उसकी जो पटावर थी वो ग्रीन थी, ग्रीन नहीं थी, उसकी जो पटावर थी एक पारदर्शी थी, उसके अंदर सनलाइट तो एंटर कर रही थी, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी फिर बाहर रिलीज नहीं हो रही थी, तो जिससे कि वहाँ पर अच्छा टेम्परेचर उसको फसल को उगाने के लिए हमको मिल रहा था। बाकी के हुआ क्या कि इसी तरीके से हमारे वायुमंडल में आप देख रहे हैं कि जो CO2 गैस है, यानी CO2 एक कवरिंग बना लेती है, जिससे सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टोर होती चली जा रही है, जिससे कि वायुमंडल में गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है। वो गैस दोबारा से अंतरिक्ष में नहीं, मतलब गैस की नहीं, मैं जो एनर्जी है वो दोबारा से अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, जिसके कारण एक कवरिंग बन गई है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है कि टेम्परेचर जब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सूर्य हमको जल्दी से निकले। अभी 4-5 दिन हुए हैं सूर्य नज़र नहीं आ रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है कि सूर्य नहीं आ रहे। हम गुनगुनी गर्मियों का सूरज का मज़ा ले रहे हैं गर्मियों में, ठंड में। और जब हम सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई आज सूरज निकल आए, बड़े आराम से बैठते हैं, बाहर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमको गर्मी चाहिए, क्योंकि हमको भी जीने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हम ठुठरन से जी रहे हैं, लेकिन ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर 6 महीने में रात और 6 महीने दिन रहता है। यानी ऐसा स्थान, साउथ पोल आपका ऐसा स्थान है जहाँ पर 6 महीने तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहाँ पर पूरे 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता है। ऐसे स्थान पर इतनी मोटी मोटी बर्फ़ें की परतें जम जाती हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी परतें बर्फ़ की जम जाती हैं। वो बर्फ़ें जो जम रही हैं वह एक समंदर है, समुद्र के ऊपर ये परतें जम रही हैं। और वहाँ पर आप ये सोचें कि अटलांटिका जो है हमारा पूरे पृथ्वी मंडल का जो 90% जो पानी है वो आपका उसी क्षेत्र में स्टोर है। और वह जैसे जैसे पिघल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि कटते हुए पेड़, यानी जिस तरीके से हम वनस्पतियों को काट रहे हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही CO2 को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। ये हमारे WMO कह रहा है कि सन 2013 से लेकर सन 2023 तक जो हमारे समुद्र के जो लेवल में जो वृद्धि हुई है वो 4.5 mm वृद्धि हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। यानी अगर ग्लेशियर तेज़ी के साथ पिघलते हैं तो वो दिन नज़दीक नहीं कि हमारे जो शहर जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे, जिससे कि 90 करोड़ आबादी को कितना बड़ा प्रभावित होना पड़ेगा। इसलिए ये हमारा एक चिंता का विषय है। समय समय पर हम इसको जागरूक भी करते हैं पर्यावरण दिवस के रूप में, जिसको हम मना रहे हैं 5 जून। जब हम पर्यावरण दिवस मना रहे होते हैं तो हमको यही बात सिखाई जाती है, और हमारे जो सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपको बताया जाता है कि पर्यावरण क्यों लगाया जाता है। हम MSc में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमको पढ़ने के लिए मिली कि वहाँ पर क्यों हमने क्या सीखना था उससे, क्योंकि हमको ये जागरूक करना है। जागरूक कौन करेगा? हम मानव हैं। हम इस मानव को ही हमारे हाथों में है इस पृथ्वी को संभालना। हम मानव इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम दिन पर दिन अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटते चले जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ACs का प्रयोग कर रहे हैं, बाद उसके अंदर CFC गैस का जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी है, हमको ही जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर आकर विद्वान लोग आपको
इन चीज़ों के लिए जागरूक करते आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम इस पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं अगर हम एक पेड़ लगाएं। एक छोटा सा मानव, एक ही मानव एक पेड़ अगर लगाए तो इस ग्लोबल वार्मिंग से हमको निजात मिल सकती है। नहीं तो ये भी देखा गया कि बहुत से समय ऐसा भी है कि बहुत से नगर अब तक डूब चुके हैं। आए दिन समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बहुत सी बस्तियां अब तक ख़त्म हो गई हैं, वो जो कि अब केवल इतिहास में रह गई हैं, बाकी हमको वो समुद्र के लेवल बढ़ने से वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं फिर से लौटता हूँ आपके अंटार्कटिका पर। वहाँ पर इतनी सर्दी है कि वहाँ पर जो सन 1983 के अंदर जब टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जो मापा गया था -89 डिग्री सेल्सियस मापा गया था, जो कि सबसे ठंडा उस दिन का समय था, ठंडा समय था। वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है, वहाँ पर लाखों वर्षों से 20 लाख वर्ष से हो गए करीबन, तो वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। वहाँ पर जो बर्फ़ जमी है, वहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं होता है, वहाँ पर कोई मानव बस्तियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पर जाकर अपनी बस्तियों को बसा रहे हैं, वो भी केवल रिसर्च सेंटर्स के लिए परमिशन है। वहाँ पर हमारी एक भारतीय वैज्ञानिक रही डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने वहाँ पर जो 4,882 मीटर वहाँ की जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर ध्वज लहराया था। वो भी हमारी भारत की बेटी ने वहाँ पर जाकर ध्वज लहराया है। वहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो ग्लेशियर सीधे सीधे पिघल रहे हैं वहाँ पर। अभी आपने 16 जून सन 1900 की बात नहीं है, सन 2013 की बात है, ठीक है ना। 16 जून सन 2013 जो केदारनाथ घाटी में जो प्रलय आई थी वो इसी का कारण था। वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, उधर ग्लेशियर भी पिघल रहे थे। साइंटिस्टों ने, वो नासा वगैरह ने देखा था कि यहाँ पर ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, उन्होंने सचेत नहीं कर पाए इतने कि इतनी जल्दी घटना हो सकती है। वो ग्लेशियर इतनी तेज़ पिघले कि वहाँ पर इतनी बाढ़ तब ज़बरदस्त आई थी कि वहाँ पर न जाने कितने लोग मर गए। आंकड़े तो बताते हैं करीबन 5,000 बताते हैं, लेकिन आंकड़े छुपाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी समस्या हमको ना देखने के लिए मिलें, तो हमको ध्यान रखना है। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमको ऐसे संसाधनों का यूज करना चाहिए। प्रदूषण, ये हम जो ऐसी चीज़ हैं प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक और ये हमारा जो आपके वाहन होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये प्लास्टिक कचरा, अगर हमने ऐसे प्लास्टिक कचरे का यूज करना चाहिए जो रिसाइकेबल होना चाहिए। ये देखो आपके सामने यहाँ पर भी लगा है हमारा ई वेस्ट करके, भारत के ई वेस्ट का 80% हमारे डिवाइस से है। यानी इतना बड़ा कचरा बढ़ता जा रहा है कि हम इस समस्या से कैसे करें। हर एक आदमी को तो 2-2 मोबाइल चाहिए, हर एक की जेब में मोबाइल होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है वो आपको पता ही है, वो ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक, 2 प्रकार की आपने प्लास्टिक को देखा होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है उससे हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको एक बार बनाने के बाद में दोबारा से उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जिसको हम हार्ड प्लास्टिक बोलते हैं। तो ऐसी जब पृथ्वी पर ऐसी समस्याएं हमारी बढ़ेंगी तो हमारे जो दिन पर दिन हमारे जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि एक हमको पेड़ लगाना चाहिए, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें कचरों, ये जो प्रदूषण है इससे भी जागरूक होना पड़ेगा। और अब क्या करें, हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, ये सारी समस्याओं में तो हमको देखने के लिए मिलेगी। गवर्नमेंट जो होती है हमारी प्लास्टिक के लिए बैन कर देती है, पिन्नी यूज़ नहीं करती हैं, हम विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कैसे करें, लेकिन विरोधी हमारे पहले ही खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो समस्या का निराकरण हो नहीं पाता है। कुछ कंपनियाँ अब इनको प्लास्टिक के थैलों में की जगह अब आपको कपड़े के थैले दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कपड़ों के थैले में नहीं ला सकते, लेकिन प्लास्टिक का जो यूज है हम दिन पर दिन करते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, अब हम इसको कैसे निदान करें, ये आप लोगों का विषय है। आपको समझना होगा, आपको जागना होगा, और जागने के लिए अपने जो हमारी बातें हैं उसको अंगीकार करना पड़ेगा। सोचें और हमको क्या करना है। और बाकी का अगर मैं कुछ एक कविता, हेमंत जी कह रहे थे कुछ कविता भी पढ़ देना, तो मैंने कि भाई वो तो मैं मोबाइल में से देख कर पढ़ सकता हूँ। मोबाइल हमारा जिंदाबाद है, इसको देखते हैं ये क्या बताता है।